नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का अध्ययन करेंगे और उसमें चैप्टर नंबर 10 यानी गद्य भाग का पहला जो अध्याय है उसका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने सिलेबस अकॉर्डिंग जो है बात की थी, उसी के अनुरूप हम आगे बढ़ रहे हैं और गद्य भाग से आज की शुरुआत कर रहे हैं। आप लोग अनुशासित होकर ग्रामीण लोक उच्च माध्यमिक विद्यालय के YouTube चैनल के माध्यम से अध्ययन कार्य करने का प्रयास करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र हमारे पहले टॉपिक का नाम है। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र हम कक्षा 10 का अध्ययन कर रहे हैं। कक्षा 10 और टॉपिक नंबर 10 अध्याय भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है, इनका जो समय काल है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र इनका समय काल है। समय का 1850 से लेकर 1885। अगर हम आगामी क्लासों में जाएंगे, आगे वाली कक्षाओं में जाएंगे, तब हमें पता चलेगा वास्तव में भारतेंदु जो है 1850 से 1885 के बीच में एक युग की शुरुआत करते हैं। एक युग है, इस युग का नाम है, एक युग है और उस युग का नाम है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग के माध्यम से इन्होंने जो है अपना एक पूरा एक काल चलाया और उस काल के माध्यम से गद्य का आविर्भाव किया और गद्य के आविर्भाव के माध्यम से इन्होंने आधुनिक काल के विषय के रूप में आगे बढ़ने का प्रयास किया। आधुनिक काल, आधुनिक काल का आविर्भाव। आधुनिक काल जिसकी समय सीमा थी 1900 से अधिक। भारतेंदु जी ने इस काल के माध्यम से आधुनिक काल की समय सीमा के आधार पर इस काल को आगे बढ़ाया था। कहते हैं 1850 से 1885 जन्म। भारतेंदु जी का जन्म 1850, मृत्यु 1885। इस अल्पावधि में कहते हैं इनके पिता का नाम गोपाल राम था। गोपाल चंद्र, गोपाल राय, गोपाल चंद्र। और भी है गिरिधर दास। माता का नाम पार्वती देवी। ये वल्लभ वैष्णव थे। वल्लभ वैष्णव थे। तो भारतेंदु जी के विषय में अगर हम अध्ययन करते हैं, बोर्ड के प्रश्न पत्र में 3 नंबर का एक सवाल आता है, एक लेखक परिचय पूछा जाता है कक्षा 10 के माध्यम से। तो हम भारतेंदु के विषय में अगर लेखक परिचय देंगे तो वास्तव में भारतेंदु जो है हरिश्चंद्र है, इनका समय काल हमने देखा। भारतेंदु युग के नाम से इनके काल को जाना जाता है। इनका जन्म 1850 में हुआ है। इनकी मृत्यु 1885 के आसपास हुई है। इनके पिता का नाम, ये जो है इनके पिता का नाम है, इनके पिता का नाम ये गोपाल
गिरधर दास है, माता का नाम पार्वती देवी वल्लभ वैष्णव थे। कहते हैं इन्होंने गद्य का आविर्भाव किया। सबसे बड़ी विशेषता गद्य का आविर्भाव। राष्ट्रभक्ति, सामाजिक सुधार के माध्यम से भी आगे बढ़ते रहे, राष्ट्रभक्ति के रूप में भी आगे बढ़ते रहे। कहते हैं इन्होंने गद्य को कई रूपों में आगे बढ़ाने का जो है प्रयास किया था। हम इनकी अब हमारे हिंदी में इनका एक चैप्टर है। सबसे पहले तो इनके बारे में मोटे रूप से ये जानकारी थी कि वास्तव में भारतेंदु जी क्या है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनको हिंदी में बाबू हरिश्चंद्र नाम से भी जाना जाता है। अब हम पाठ्य पुस्तक के माध्यम से देखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है इनका जीवन परिचय देखते हैं। ये जीवन परिचय है, एक बार पढ़ लेता हूँ मैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में काशी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। तो इनका जो जन्म है ये काशी में हुआ, काशी में हुआ। परिवार धनाढ्य परिवार, धनवान परिवार में हुआ। इनका जो जन्म है काशी में हुआ, वास्तव में एक धनवान परिवार में हुआ। बचपन में ही इनके पिता का निधन हो गया। उसके बाद इन्होंने अपना पूरा जो जीवन है 16 साल की अवस्था में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। महज 16 वर्ष की अवस्था में भारतेंदु जी ने लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था। अब हम देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी में एक प्रतिष्ठित और धनी परिवार में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र भी हिंदी के अच्छे कवि थे। भारतेंदु जी के बाल्यकाल में ही उनके पिता का आकस्मिक देहावसान हो जाता है। तो बाल्यकाल में उनके पिताजी हैं वो स्वर्गवास हो जाते हैं, देहावसान हो जाता है। इनके पास विपुल संपत्ति थी, तो ये धनवान भी, विपुल संपत्ति होने के बाद भी ये धनवान कहे जाते हैं कि वास्तव में बहुत सारी संपत्ति थी इनके पिताजी के पास। तो अपनी संपत्ति को इन्होंने लोक सेवा में जो है लगा दिया, सामाजिक सेवा में अपनी संपत्ति को लगा दिया। तो धनाढ्य वल्लभ वैष्णव की मैंने पहले कहा है कि ये वल्लभ वैष्णव थे। विशेषता इनकी ये है कि गद्य का आविर्भाव किया है। इन्होंने संपत्ति लोक सेवा में साहित्य सेवा के कार्य में लगा दी। इनके द्वारा स्थापित किया हुआ हाई स्कूल बनारस में अब हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से चल रहा है। एक हाई स्कूल है बनारस, हाई स्कूल है बनारस में है। हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से जाना जाता है, जिसे वर्तमान में हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से जाना जाता है। तो जो हाई स्कूल है, अब देखिए वास्तव में जो हाई स्कूल है बनारस में हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से जाना जाता है। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने ग्रंथ रचना आरंभ कर दी थी। मैंने जैसा कि पहले आपसे कहा कि 16 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने जो है लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था। लगभग 35 वर्ष की अल्पायु में आपका निधन हो गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र का 35 वर्ष की अल्पायु में निधन हो जाता है। भारतेंदु को वर्तमान हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। अपनी अपनी पुस्तक निकाल लीजिए और उसमें लाइन है कि भारतेंदु जी को वर्तमान हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। अंडरलाइन कीजिए, बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है। भारतेंदु जी को विशेषता है कि गद्य का जो है इन्होंने वर्तमान हिंदी गद्य का प्रवर्तक है ये, यानी इन्होंने प्रवर्तन किया था, हिंदी गद्य को आगे बढ़ाया था, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया था। इसलिए इस पंक्ति के माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि वास्तव में ये इनकी बहुत बड़ी विशेषता है। इन्होंने गद्य की भाषा को परिवार की तरफ से मधुर और स्वच्छ बनाया।
वास्तव में गद्य की भाषा को परिमार्जित किया, भाषा के वैभव को आगे बढ़ाया, भाषा को एक गद्य का दर्जा दिया और उसे आगे बढ़ाने में उनका अतुलित योगदान रहा। वे सुधारवादी थे। प्राचीन और नवीन का सामंजस्य भारतेंदु जी की सबसे बड़ी विशेषता है। एक और विशेषता है और वो विशेषता है प्राचीन और नवीन का सामंजस्य। एक और विशेषता है और विशेषता है प्राचीन और नवीन का सामंजस्य। प्राचीन एवं नवीन का सामंजस्य किया था। अंडरलाइन कीजिए अपनी किताब में, अपनी पुस्तक निकाल लीजिए। पुस्तक वही है क्षितिज, और क्षितिज को निकालकर इसमें प्राचीन और नवीन का जो है समन्वय, प्राचीन नवीन का समन्वय किया। ये सबसे बड़ी विशेषता है इनकी, समन्वय किया था। यानी प्राचीन चीजों को मिलाकर नवीन चीजों के साथ में उसका सम्मिश्रण करके गद्य को आगे बढ़ाने में इनकी महती भूमिका रही थी। अब देखते हैं आपकी भाषा में संस्कृत के तत्वों शब्दों की बहुतायत है। भाषा जो है संस्कृत के तत्वों शब्दावली से है। अब भाषा सोचते वक्त अगर पूछा जाता है भारतेंदु जी का, और सवाल ऐसे बनता है कि वास्तव में इनकी जो शैली कैसी थी। अब भारतेंदु जी की शैली कैसी थी, तो निबंध अगर कला देखा जाए तो ये निबंध कैसे थे, वर्णात्मक थे, ठीक है, विचारात्मक शैली थी, वर्णात्मक, विचारात्मक, तीसरा विवेचनात्मक, चौथा भावात्मक। ये इनकी शैलियां हैं। कहते हैं शैलियों के माध्यम से अगर देखा जाए तो भारतेंदु जी ने गद्य का जो है प्राचीन और नवीन के साथ समन्वय स्थापित किया था, और समन्वय के आधार पर ये आगे बढ़े थे, और यही इनकी जो है शैलियां थी। इसी शैली के आधार पर वर्णात्मक शैली, विचारात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली और भावात्मक शैली, इन शैलियों से ये आगे बढ़े थे। आगे बढ़ते हैं, आपकी भाषा में संस्कृत के तत्वों शब्दों की बहुतायत है। लोकोक्तियां और मुहावरों का प्रयोग हुआ। अंडरलाइन कीजिए, भाषा शैली कैसी थी। प्रश्न पत्र जो है बोर्ड में आएगा, एक प्रश्न बन सकता है कि वास्तव में भारतेंदु जी की भाषा शैली कैसी थी, तो संस्कृत के तत्वों शब्दावली का प्रयोग। दूसरा, लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग, लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग किया। स्थान स्थान पर रोचकता बढ़ाने के लिए उन्होंने हास्य और व्यंग्य के प्रयोग की। हास्य व्यंग्य इनके जो चैप्टर है, आज हम जिसका अध्ययन करेंगे उसका नाम है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। तो ये जो चैप्टर है इसमें हास्य व्यंग्य शैली का प्रयोग किया, हास्य और व्यंग्य शैली का प्रयोग किया। अब ये जो चैप्टर है वास्तव में बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम भारतेंदु जी का अध्ययन कर रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक जो पाठ लिखा है जिसका नाम है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। किस प्रकार से इस सपना देखते हैं, इस व्यंग्य के माध्यम से इसे परिभाषित करते हैं कि आज के जमाने में किस प्रकार जो लोग हैं जो है मौका देखते हैं और पैसा कैसे कमाते हैं, उसके बारे में सारा जो है बात सिखा रहा है। उनकी देश सेवा और साहित्य सेवा से प्रभावित हो उसकी जनता ने भारतेंदु की उपाधि सुशोभित किया। देश सेवा से प्रभावित होकर इन्होंने लोगों की बहुत सेवा की, समाज सेवक बन गए, और समाज सेवी व्यक्ति की जो देश है वो इज्जत करता है, तो उसका अभिवादन करता है, और इनका भी वास्तव में बहुत नाम हुआ। इन्होंने कवि वचन सुधा जो 1868 में आई, इनकी पुस्तक थी, अंडरलाइन कीजिए और ध्यान रखिए और यहाँ सन लगाइए, किताब में सन नहीं दिया हुआ है। कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा इनकी एक पुस्तक है, कवि वचन सुधा, और ये कब आई थी, लिखिए इसको, ये 1868 ईस्वी में आई थी। किताब में नहीं है, पुस्तक में नहीं दिया गया है, मैं एक और आपको इसको लिखिए, 1868 ईस्वी में आई थी। उसके पश्चात हरिश्चंद्र मैगजीन एक दूसरी पुस्तक है, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन
पुस्तक है, बड़ी ही महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य में। ये पुस्तक जो है हरिश्चंद्र मैगजीन, ये भी आएगी। इसके बाद इन दोनों का इन्होंने संपादन का कार्य किया था। भारतेंदु ने कुल मिलाकर 175 ग्रंथ लिखे। कुल अगर ग्रंथों की बात की जाए तो 175 ग्रंथों का इन्होंने जो है अध्ययन किया और करवाया, जिनमें बहुत से केवल अनुवाद ही है। इनके द्वारा लिखे जिन नाटकों का हिंदी संसार में बड़ा आदर है उनमें वेदी की हिंसा न हो, तब इनकी पुस्तकें। अब इनकी पुस्तकें देखते हैं। वेदी की हिंसा न भवती। अब इन्होंने बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन भी करवाया है। अब हम लिखते हैं इनकी पुस्तकें कौन कौन सी थी वो देखते हैं। वेदी की हिंसा न भवती देखते हैं। पहली जो पुस्तक थी इनकी, वेदी की हिंसा न भवती। वेदी की हिंसा, अंडरलाइन कीजिए, वेदी की हिंसा न भवती। ये महत्वपूर्ण पुस्तक है। भवती, वेदी की हिंसा न भवती। कपूर मंजरी, दूसरी पुस्तक इन्होंने लिखी कपूर मंजरी। ये भी पुस्तक बड़ी इंपोर्टेंट पुस्तक है। तीसरी जो पुस्तक है इन्होंने लिखी सत्य हरिश्चंद्र भी इन्होंने लिखी, अंडरलाइन कीजिए। चौथी है भारत दूरदर्शा, ये भी इन्होंने लिखी। तो अंधेर नगरी पांचवी है, वो अंधेर नगरी जो है वो भी इन्होंने लिखी, अंधेर नगरी। तो कुल मिलाकर इनकी जो पुस्तकें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें। अंडरलाइन कीजिए पुस्तकों को और आपको गृह कार्य में इन पुस्तकों को लिखना है। भारतेंदु का परिचय पूरा लिखना है और भारतेंदु परिचय में ये पुस्तकें भी आपको लिखनी है और इनको याद भी करना है। कवि वचन सुधा कब आई, हरिश्चंद्र मैगजीन इन्होंने कब लिखी, माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, जन्म काशी में हुआ। ठीक है, भारतेंदु जो है आधुनिक काल में आ गया था। ये 1900 से बाद का जो है काल माना जाता है। तो ये था हमारा जीवन परिचय। तो आज की क्लास में हम केवल जीवन परिचय देखेंगे। आप लोग जो है जीवन परिचय का अध्ययन कीजिए और जीवन परिचय को गृह कार्य में कीजिए और पढ़ते रहिए। ये कक्षा 10 का जो समय है बड़ा ही महत्वपूर्ण समय है। बोर्ड के प्रश्न उत्तर में भारतेंदु हरिश्चंद्र कल हम अध्ययन करेंगे एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न का और पाठ परिचय का जो है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न जो है इसके बाद का टॉपिक है। इसको आप भी एक बार पढ़ लीजिए घर पे, उसके बाद हम मिलकर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही।